नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्मोड़ा नगर निगम सहित 95% सीटों पर जीत का दावा किया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य बनने के बाद कांग्रेस ही अल्मोड़ा में काबिज हुई है, लेकिन इस बार बीजेपी के पक्ष में माहौल पलटा है। साथ ही उन्होंने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए कहा कि भाजपा का मेयर बना तो अल्मोड़ा में ऐतिहासिक काम किए जाएंगे। मुझे 2-3 नगर निगम में जाने का खुद मौका मिला है। अल्मोड़ा का तो मुझे समन्वय बनाया गया है और मैं यहाँ पर कल से हूँ। यहाँ पर भी बहुत अच्छी स्थितियाँ मुझे दिख रही हैं। लोगों ने मन बना रखा है कि विकास को धरातल पर उतारना है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट देनी है। अल्मोड़ा के नगर निगम की स्थिति सुधारनी है तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देनी है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे तो जितने भी हमारे नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, चाहे वो पालिका है, पंचायत हो और निगम हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल में जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, धरातल पे विकास को उतारा है। 19,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी, आज तक एक रिकॉर्ड रहा है उत्तराखंड में कि कभी भी इतनी सरकारी नौकरी नहीं निकली किसी भी सरकार के कार्यकाल में। हमने 3 साल में 19,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियों को निकाल के लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अजय टमटा गुरुवार को चंपावत दौरे पर रहे। चंपावत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे के पक्ष में जनसंपर्क किया और जनता से भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील की। मंत्री अजय टमटा ने कहा, इस बार चंपावत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा कि प्रेमा पांडे के पालिका अध्यक्ष बनने से चंपावत नगर का कायाकल्प होगा, जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाएगी। पिछले 7-8 दिनों से पिथौरागढ़ के मेयर का सीट और अल्मोड़ा मेयर सीट के बाद लोहाघाट और चंपावत में मेरा आना हुआ है और जिस प्रकार का वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार का प्रभाव है, आम जनमानस तक उसका अपने आप में एक अभिनव उन्होंने पिछले 10 सालों के अंदर जो काम देखा है, इस काम को नीचे की इकाई यानी कि नगर पालिका, नगर पंचायत और मेयर की सीटों के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट होता है। और इसलिए सभी मेरे संसदीय क्षेत्र के संभ्रांत जनता का मुझे जो दिख रहा है वातावरण, उस वातावरण से मैं कह सकता हूं कि सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के और पुष्कर धामी जी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना का इम्प्लीमेंट नीचे मोहल्लों तक, गांवों तक, क्षेत्र तक, अपने वार्ड तक पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भाजपा को एक सलाह दी है। उन्होंने कहा कि वो पहले अपने कुनबे को संभालें, क्योंकि पार्टी से 70 ऐसे कार्यकर्ता हैं जो निर्दलीय चुनावी मैदान में और भाजपा के लिए चुनौती का कारण बने हुए हैं। इसलिए भाजपा को कांग्रेस में ध्यान देने की बजाय इस पर ध्यान देना चाहिए कि अपने बागियों पर किस तरह से कार्रवाई करें। भाजपा कांग्रेस के बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि कांग्रेस को किस रणनीति के तहत कार्य करना है उसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से स्वतंत्र और तैयार है। बीजेपी अपना कुनबा संभाले। अकेले देहरादून में 70 से ज्यादा लोग बीजेपी के निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वो अपनी पार्टी के बारे में बयान दें, कांग्रेस को छोड़ दें। कांग्रेस को जो उपयुक्त लगेगा रणनीति के तहत उसमें कांग्रेस फैसले लेगी और कांग्रेस इसके लिए स्वतंत्र है। देहरादून के भाजपा मुख्यालय में स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके जीवन काल पर संक्षिप्त प्रकाश डाला गया। उनके योगदान को याद करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे, साथ ही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनसे प्रेरणा लेकर भाजपा की मजबूती का संकल्प लिया गया। आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में रहे और काफी लंबे समय तक भारतीय जनसंघ के संगठन मंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे। ऐसे अपने श्रद्धेय देवेंद्र शास्त्री जी की पुण्यतिथि है और हम आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और प्रदेश मुख्यालय पर हमारे सभी कार्यकर्तागण, वरिष्ठ कार्यकर्तागण उनकी याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेंगे। निकाय चुनाव का रण पूरी तरह से सज चुका है। नगर निगम चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी जीत के लिए चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। तो क्या दोहराएगा काशीपुर अपना इतिहास और भाजपा में होगा भीतरघात, या फिर सिंबल पर नहीं व्यक्ति की पहचान पर चुनावी घमासान? देखिए इस रिपोर्ट में।
150 साल पुराना है इस निगम का इतिहास। आजादी से पहले से रहा है काशीपुर पालिका का अस्तित्व। देश की आजादी का गवाह है काशीपुर निगम। गौरवशाली रहा है काशीपुर का इतिहास। राजनीतिक धुरंधरों की चुनावी रणभूमि भी बना है काशीपुर। उत्तराखंड का एक ऐसा भी शहर है जिसने न जाने कितने ही पड़ाव में निकाय की रणभूमि को देखा है। म्युनिसिपल बोर्ड से लेकर नगर निगम बनने तक इस शहर का इतिहास बेहद ही रोमांचक है। 150 सालों के इतिहास को समेटने वाला ये शहर एक बार फिर निकाय चुनाव की रणभूमि में तब्दील हो चुका है। चुनावी महारथियों की निगम की कुर्सी को लेकर जंग जारी है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस शहर का क्या रहा है इतिहास और आजादी से पहले के अस्तित्व में आए इस निकाय की क्या है पूरी दास्तां और कैसे जनता ने नकार दिया दिग्गजों को चुनावी रणभूमि में और कैसे दागी और बागी के बीच रहा चुनावी घमासान। देखिए काशीपुर से आरिफ खान की खास रिपोर्ट। 1872 में एक म्युनिसिपल बोर्ड के रूप में अस्तित्व में आया काशीपुर शहर, जो समय के साथ कई ऐतिहासिक पड़ावों का गवाह भी बना है। 1976 में इसे प्रथम श्रेणी नगर पालिका का दर्जा मिला। आजादी से पहले 1914 से 1921 तक राजकुमार चौबे और 1937 से 1944 तक लाला राजकुमार खत्री ने नगर पालिका का नेतृत्व किया। 1947 में आजादी के समय काशीपुर के प्रतिष्ठित भाजपा नेता शक्ति प्रकाश अग्रवाल के दादा लाला रामनिवास चेयरमैन थे और वे 1951 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1951 में जहांगीर खान ने मात्र 5 माह तक चेयरमैन का कार्यभार संभाला। आजादी से पहले और बाद में काशीपुर नगर निगम ने ऐसे नेताओं का नेतृत्व देखा जिन्होंने इसे एक नई दिशा दी। 1988 से 1994 तक कांग्रेस के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक केसी सिंह बाबा ने नगर पालिका की कमान संभाली, जबकि 1997 से 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा चेयरमैन रहे। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2002 तक मुकेश मेहरोत्रा काशीपुर के प्रथम चेयरमैन बने। 2003 में उषा चौधरी ने नगर पालिका की पहली महिला चेयरमैन बनकर इतिहास रचा। वहीं 2008 में शमसुद्दीन निर्वाचित होकर नगर पालिका के प्रथम मुस्लिम चेयरमैन बने। 2013 में काशीपुर नगर निगम को पहली महिला चेयरमैन के रूप में उषा चौधरी ने गौरव प्रदान किया। 2018 में उन्होंने दोबारा मेयर बनकर अपना दबदबा कायम रखा। काशीपुर के राजनीतिक इतिहास में उषा चौधरी का 3 बार विजेता बनना और शमसुद्दीन का मुस्लिम चेहरा बनना ऐतिहासिक माना जाता है। काशीपुर नगर निगम ने अपने 150 साल के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए। पर की बात है नगर निगम की या नगर पालिका की, तो इसका बोर्ड का गठन जो है 1872 में हुआ था। प्रथम श्रेणी उच्चीकरण जो है इसका 1976 में लगभग हुआ है। हमारे लगभग 7 प्रत्याशी अब इस समय जो है इस निर्वाचन की जंग में लगे आए हुए हैं। लगभग 1,75,000 के करीब इस समय की जनसंख्या। और देखते हैं अब आगे आने वाली 23 तारीख में हमारा आने वाला मेयर कौन होता है। 150 साल के गौरवशाली इतिहास वाले काशीपुर नगर निगम में इस समय राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आगामी चुनाव में कांग्रेस और भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही दल काशीपुर की जनता को लुभाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। नगर निगम में चल रहे इस सियासी घमासान में हर उम्मीदवार ने अपनी ताकत झोंक दी है। जहां भाजपा अपने पुराने गढ़ को बरकरार रखने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस खोई हुई साख को वापस पाने के लिए नए समीकरणों के साथ मैदान में उतरकर जीत का दावा कर रही है। कांग्रेस से मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल ने कहा कि काशीपुर हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और इस बार काशीपुर की जनता कांग्रेस को जिताकर नगर निगम भेजना चाहती है। वहीं कांग्रेस संगठन एकजुट होकर चुनाव लड़ा रहा है। देखिए, ये स्वर्गीय नागेंद्र तिवारी जी का, स्वर्गीय गुड़िया जी का, आदरणीय बाबा साहब का, मुकेश भाई साहब का, सब लोगों का यहाँ पे कांग्रेस का भरपूर दबदबा रहा। एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, चाहते हैं कि कांग्रेस जीते। निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन से जीतेगी और मुझे ताज्जुब है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को कैसे हिम्मत होती है कि जनता के बीच में वोट मांगने पहुंच जाते हैं। लेकिन जनता इस बार समझ चुकी है। जनता इस बार धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति नहीं करना चाहती। जनता इस बार केवल और केवल विकास को चुनना चाहती है, व्यक्ति को चुनना चाहती है, व्यक्तित्व को चुनना चाहती है और काशीपुर में इस बार परिवर्तन होकर रहेगा। 150 सालों के इतिहास को समेटने वाले काशीपुर निकाय का रण पूरे सबाब पर है, लेकिन इस रणभूमि की विशेषता यही रही है
कि यहाँ की जनता ने पार्टी का सिंबल नहीं बल्कि व्यक्ति की काबिलियत को चुना है। निगम बनने के बाद का इतिहास अगर उठाएं तो यहाँ दलों से ज्यादा व्यक्तिगत छवि पर चुनावी घमासान देखा गया है, जबकि इस बार के समीकरण फिर से इतिहास दोहरा सकता है, क्योंकि इस बार भी भाजपा में टिकट को लेकर नाखुश पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता चुप्पी साधे हैं। पदाधिकारी और बड़े नेता सिर्फ फोटो में नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनावी समर से दूर है, जिसका जनता पर असर दिख रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पहली बार कांग्रेस में लंबे समय के बाद एकजुटता दिखाई दे रही है, जो शायद अपनी खोई हुई पहचान को वापस पाने के लिए कांग्रेस के आत्मसम्मान को झकझोर रही है। 150 साल पुराना नगर निगम 1872 में गठन हुआ था। उसके बाद चेयरमैन बनते चले गए और लगातार अपना एक इतिहास है। ये एक मिसाल बनकर विकास की उन्नति की तरफ बढ़ता रहा और नगर पालिका से नगर निगम हुआ। अब आने वाले वक्त ही बताएगा कि इसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन होगा अगला नगर निगम का सुल्तान। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं आरिफ खान, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड। बढ़ते खबरों आगे। प्रदेश में मदरसों की जांच के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद सभी जिलों में मदरसों की जांच जारी है। प्रदेश में कितने मदरसों का पंजीकरण है और कितने बिना पंजीकरण के चल रहे हैं, सभी मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी से खास बातचीत की। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी लगातार पूरे प्रदेश में जा रहे हैं और मदरसों को चेक किया जा रहा है। जहां एक तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे कि उत्तराखंड के जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच होगी, और वो जांच भी चल रही है। क्या कुछ अभी रहा है और कैसे कितने ऐसे मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि अगर उत्तराखंड में अगर देखें 417 मदरसे पंजीकृत हैं। और क्या कुछ कहना है मुफ्ती साहब का, हमारे से सीधा बात करें। मैं सर बहुत स्वागत है। थैंक यू। मुफ्ती साहब, क्योंकि सीएम साहब ने निर्देश दिए थे राज्य में जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच की जाए, तो क्या अभी इसमें चल रहा है? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक मानव प्रेमी विकासशील व्यक्ति हैं और निष्पक्ष हैं, बगैर भेदभाव के उत्तराखंड राज्य की तमाम जनता की सेवा कर रहे हैं। और मदरसे भी उसमें आते हैं, तो मदरसों के इस वेरिफिकेशन का, जांच का आदेश देकर के उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो स्वागत योग्य है। मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं तमाम मदरसों के संचालकों से कि वो इस जांच को जो भी अधिकारी हमारे आए, पुलिस प्रशासन के हों या प्रशासनिक अधिकारी हों, वो उन्हें कोऑपरेट करें और खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर आपके अंदर खौफ व हिरास पैदा किया है। आपको खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा कि 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी और तीसरी बार की सरकार उत्तराखंड में यानी बगैर किसी भेदभाव के जो है वो आगे बढ़ रही है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर पूरी तरह से बगैर किसी भेदभाव के तमाम योजनाओं के अंदर तमाम वर्गों को शामिल किया है और मुसलमान भी उससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड हो, शौचालय हो, इसी तरह से मुद्रा लोन हो या कच्चे मकानों का पक्का बनना हो, इन सारी चीज़ों के अंदर, तमाम योजनाओं के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहीं कोई भेदभाव नहीं किया है। तो आज इन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन ग्रहण करें, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने एनसीईआरटी को पढ़ाया और 2024 में बच्चे पढ़ करके 96% के करीब बच्चे पास हुए। इतने भी जिसके जो अधिकार हैं वो सब प्राप्त होंगे। तो इसलिए मदरसों के का जो आने वाला समय है, जो भविष्य है, वो बहुत अच्छा है। इसीलिए हमने उन्हें एनसीईआरटी से जोड़ा है और अब हम उनके बौद्धिक विकास के लिए 2 प्राचीन जबानों को एक साथ कर रहे हैं कि अरबी तो वो पढ़ ही रहे थे, उसके साथ साथ हम संस्कृत का भी ऑप्शन दे रहे हैं। ये हम उन्हें ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं ताकि उनका बौद्धिक विकास हो और एक कल्चर, दूसरा जो कल्चर है, जो दूसरी संस्कृति है, उसे भी वो सीख सकें और देश प्रदेश की को अच्छी तरह से वो अपना जीवन जी सकें और लोगों का नेतृत्व भी, लोगों को सही तौर से वो दिशा देने के लायक भी बने। अभी हमारे साथ बात करें तो उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी साहब, जिन्होंने साफ कहा है मदरसों में जो पढ़ाई हो रही है वो, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं वहाँ की जो डिग्रियाँ होती हैं वो वैलिड नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मदरसे में पढ़ने के बाद बच्चे कहीं भी एडमिशन ले सकते हैं और उसके साथ साथ अरबी के साथ साथ अब मदरसों में संस्कृत को भी पढ़ाया जा रहा है। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24।
उत्तराखंड में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची आने के बाद भाजपा ने भी निकाय चुनावों के लिए अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। 40 स्टार प्रचारकों की इस लिस्ट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी नाम शामिल है। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों ने प्रदेश के नेताओं को प्राथमिकता दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टार प्रचारक बनाया गया है और जैसे ही वहां से समय मिलेगा 2 से 3 जगह योगी आदित्यनाथ की सभाएं कराई जाएंगी। हमने स्टार प्रचारकों में अपने प्रदेश के नेताओं को वरीयता दी है और कुछ जगह से, नगर निगमों से, कुछ बड़े स्टेशनों से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड आई है कि योगी आदित्यनाथ जी की कुछ सभाएं कराई जाएं। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया है और उनके जैसे समय मिलता है हमें, जैसा उनका कार्यक्रम निर्धारित होता है, तो 2 या 3 स्थानों पर हम उनके जनसभाएं करवाएंगे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज है। पार्टियों ने चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। कुछ कार्यकर्ता पार्टी से टिकट न मिलने पर उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसे लेकर उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि जो पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं उन्हें 8 जनवरी तक का समय दिया गया था। अब सभी जिलाध्यक्षों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध जो भी पार्टी के कार्यकर्ता अभी भी चुनाव मैदान में हैं, हमने उनको 8 जनवरी तक का समय दिया था और ये समय अब निकल चुका है। हमने सभी जिलाध्यक्षों से सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी प्रवास से लौट जाएंगे और अब हम अगले स्टेप में सभी जिलाध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर ऐसे उन कार्यकर्ताओं को पार्टी संविधान के अनुसार निष्कासित करने का आदेश देंगे जो अभी भी पार्टी प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश आशीष नैथानी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के सभी न्यायमूर्ति, रजिस्ट्रार जनरल सहित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति आशीष नैथानी को प्रदेश हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने का आदेश 2 दिन पहले केंद्रीय विधि और न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जारी किया था। जस्टिस आशीष नैथानी जी के रूप में एक हमें नए जज मिले हैं। अब जो क्योंकि पेंडेंसी लगभग 50,000 पहुंच चुकी है और पिछले 2-3 सालों में डिस्पोजल एकदम रुका सा है, तो अब आशा ये है कि जल्दी से जो है कुछ जो लिटिगेंट हैं, जो वादकारी हैं, उनके मुकदमों का निस्तारण होगा और न्याय मिल पाएगा। ऐसा अभी 3 रिक्तियां अभी हैं। हमारी ये मांग है कि जो 3 खाली हैं उन जजेस की जो सीट्स उनको भी जल्दी भरा जाए। बागेश्वर में निकाय चुनाव और उत्तरायणी मेले को देखते हुए पुलिस ने जिले में छापेमारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में पुलिस ने छापेमारी करते हुए लगभग 8 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस उपाधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। बताया कि बुधवार को एसओजी टीम ने अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान ये गिरफ्तारी की गई। जो हमारा वन स्टॉप सेंटर है उसके पास एक अभियुक्त जिसका नाम मनीष कुमार है, तो यह संदिग्ध अवस्था में खड़ा मिला। तो इसके बाद जब एसओजी टीम के द्वारा इसकी पूछताछ की गई और उसके बाद एनडीपीएस एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया गया, तो मनीष कुमार के पास लगभग 8.38 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जो जिसकी कीमत जो लोकल बाजार है उसमें 2.5 लाख रुपए आंकी जा रही है। तो इसी क्रम में उसके बाद कोतवाली बागेश्वर में मनीष कुमार के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 4/25 एनडीपीएस एक्ट 8/21 धारा में पंजीकृत किया गया। यह जो मनीष कुमार है, इससे पूर्व में भी इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जो 105/22 एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा था और उस समय भी यह लगभग 6 ग्राम स्मैक के केस में जेल गया था। अल्मोड़ा से खबर है, जहां मेयर सीट के साथ पार्षद पद के लिए भी घमासान मचा हुआ है। पार्षद पद के लिए अल्मोड़ा नगर निगम में इस बार 40 सीट के लिए 192 दावेदार चुनावी मैदान में हैं। 26,521 मतदाताओं की अल्मोड़ा सीट में कई वार्डों में 400 के करीब मतदाता हैं।
ऐसे में पार्षदों को एक एक वोट के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अल्मोड़ा नगर निगम में पार्षद पद के लिए लोग गुलदार, बंदर, आवारा जानवरों के आतंक सहित मूलभूत समस्याओं को दूर करने का वादा कर चुनावी प्रचार कर रहे हैं। क्षेत्र में जो है गुलदार का आतंक बहुत है, तो मैं चाहती हूँ कि गुलदार के आतंक से बचाने के लिए जो यहाँ पर इतनी झाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, अनावश्यक रूप से फैले हुए हैं, उनको जो है काटा जाए, उनकी छटाई की जाए, झाड़ियाँ हटाई जाए, जिससे कि क्षेत्र साफ सुथरा होगा तो गुलदार अपने आप ही इस क्षेत्र में नहीं आएगा, नहीं तो झाड़ियों के नीचे छुपा रहता है। और बंदरों की समस्याएं तो ये तो बड़ी लेवल की समस्या है। इसके लिए तो अगर लोगों का आशीर्वाद मिला, मैं पार्षद बन गई, तो ये तो मैं सरकार के द्वारा कोशिश करेंगे हम लोग सब मिलकर के किस तरह से इसका निराकरण किया जा सकता है। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। मौसम में बदलाव के कारण बच्चों और बुजुर्ग में खांसी बुखार के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिला अस्पताल में 46 मरीजों का इलाज जारी है, तो वहीं ओपीडी में एक दिन में 50 से 70 बच्चों को देखा जा रहा है। सीनियर डॉक्टर फिजिशियन ने बताया कि इस समय वायरस के तेजी से फैलने के कारण बुजुर्गों को दमा और सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीनियर डॉक्टर दानिश ने बच्चों को सुबह और शाम को इस सर्दी से बचने की सलाह दी है। आजकल जो है जैसे कि सर्दियाँ ज़्यादा अपने चरम पर है, तो उसमें जो है इस मौसम में सबसे ज़्यादा केसेस जो हैं बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी बुखार के हो रहे हैं। ठीक है, ये नॉर्मल सीजनल फ्लू है। इसमें बच्चे थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है कि थोड़ा ठंड से बचाव अपना करें। सुबह और शाम की ठंड में अपने प्रॉपर क्लोथिंग, मतलब अपने कपड़ों का थोड़ा जो है कान ढक के निकलना, टोपी पहनना, ठीक है, सॉक्स पहनना, ठीक है, जिससे और जो है मौसम से थोड़ा सा बचाव करें, तो इससे जो है इन बीमारियों से आप बचा जा सकता है। आजकल वायरल इन्फेक्शन के ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस जिसे हम बोलते हैं, या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ऊपर के सांस के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उनकी इन्फेक्शन ज़्यादा आ रहे हैं। और थोड़े से हमारे जो दमा वाले लोग मरीज थे उनमें भी थोड़ा सा एक्सर्वेशन के साथ वो भी हमारे पास आजकल आ रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली और मशाल तेजस्विनी का चमोली जनपद में आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। परियोजना अधिकारी आनंद सिंह ने ग्वालदम में मशाल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मशाल रैली ग्वालदम से थराली, नारायणगढ़, कर्णप्रयाग होते हुए गोपेश्वर मुख्यालय पहुंचेगी। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर मौली के साथ सेल्फी खींचने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही। राष्ट्रीय खेल के शुभारंभ कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी के आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। रुद्रपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा और बागेश्वर से होते हुए हमने यहाँ पे प्राप्त की है, और ये मशाल रैली पूरे जनपद में भ्रमण करेगी और राष्ट्रीय खेलों के बारे में सभी जन जन तक, घर घर तक प्रचार करेगी कि हमारे राज्य में 38वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, जिससे कि हमारे राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है, जिससे कि गांव-गांव के बच्चों के लिए इसमें अवसर मिलेगा खेलने के लिए। और हमारे मौली का और टॉर्च का जो मशाल का है भव्य स्वागत यहाँ पे तेजस्विनी का किया गया है। इसके लिए सभी को बधाई और धन्यवाद। नैनीताल के रामनगर वन प्रभाग के तहत आने वाले कोटा रेंज के ओखलढुंगा क्षेत्र में देर शाम लकड़ी लेने जंगल में गई महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वन विभाग मौके पर दूसरा पिंजड़ा लगाने घटनास्थल पर पहुंचा। लेकिन आक्रोशित ग्रामीणों ने एक वनकर्मी के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर रामनगर के डीएफओ ने कहा कि मारपीट करने वालों के खिलाफ एफआईआर की जाएगी। वहाँ जाके हमारा पूरा टीम वहाँ जाके रेस्क्यू में ऑपरेशन में जुड़े और उसके बाद वहाँ पे पिंजरे लगाए और उनके जो भी डिमांड्स थे, जैसे कि वहीं पे ऑन द स्पॉट पोस्टमार्टम होना चाहिए, पिंजरे तुरंत लग जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो मुआवजा का प्रक्रिया और बाकी जो भी अन्य चीज थे वो सबको मानते हुए हम वहाँ पे जो भी उनका डिमांड्स है वो सब मीट आउट करके हम वहाँ पे पिंजरे लगा के ग्राम वासियों के साथ ही वहाँ पे जाके उनके साथ पिंजरे लगा के आए जो ऑन द स्पॉट जहाँ पे ये दुर्घटना घटी थी। और आज सुबह फिर से हमारा वो पूरा और रात भर हमारा टीम वहीं पे रहा, और आज सुबह फिर से जब चेक करने गए तो फिर से वहाँ के कुछ जन प्रतिनिधि लोग हैं जो फॉल्स न्यूज स्प्रेड करके ऐसे कि वो हम केज को क्लोज कर दिए थे, ऐसे कुछ फॉल्स न्यूज स्प्रेड करके हमारे स्टाफ पे हाथ उठाए। ये बहुत ही
गलत है और बहुत ही एक गलत प्रथा है। अगर ऐसे चलेगा तो हमारे वन कर्मियों का मनोबल भी टूटेगा। मेयर के चुनाव में अब गिनती के दिन रह गए हैं। हर प्रत्याशी कुर्सी पर बैठने के लिए बेताब है। दूसरी ओर शहर में जलभराव और अतिक्रमण जैसी लंबे समय से चली आ रही समस्याएं भी समाधान की राह तक रही हैं। जनता की निगाहें शहर के नए विकास से अधिक पुरानी समस्याओं के निस्तारण पर टिकी हैं। हर साल बरसाती पानी उनके घरों में घुसकर नींद तक चुरा ले जाता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। समय पर नालियों की सफाई नहीं होती, कूड़े के अंबार लगे हैं जगह जगह, स्ट्रीट लाइनें कुछ जलती है कुछ नहीं जलती, लेकिन लोग इससे परेशान है कि चिराग तले अंधेरा, तो वही हिसाब है। निगम तो है पास में, लेकिन निगम के बिल्कुल बगल में ही क्या समस्या है इस और निगम कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ पे जल भराव की समस्या इतनी बढ़ती चली गई है, इसमें हमारे शमसुद्दीन चैरमैन साहब भी रहे और मेयर उषा चौधरी भी रही हैं, किसी से भी ये समाधान नहीं हो पा रहा है। ये जल भराव की समस्या को लेके तो कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है ना, मसला तो यही है। वहाँ गंदगी के इतने ढेर लग रहे थे, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ करवाने को तैयार ही नहीं है, ना इस पर कोई बात करने को तैयार है। इस बेस पे उन्हें जिताया जाए, मुझे बस ये मुद्दा जानना। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।